हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अग्रम पाठशाला। आई एम प्रतिभा नागपाल और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फेडरलिज्म चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच रह के ना रह जाए, बल्कि आगे जो तो उसकी स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें भी जो उसकी अथॉरिटी है, उसमें जो उसकी पावर्स है, उसका भी डिवीजन हो सके। तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए इसके फीचर्स देखते हैं। देखेंगे इसके फीचर्स। There are two or more levels of government and resources of revenue of each level of government is clearly specified। यानी कि इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा जितने भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं। और जो सोर्सेज है, यानी कि सोर्सेज ऑफ जो इनकम है, रेवेन्यू मत का मतलब होता है इनकम, वो भी जो है पूरी तरह से स्पेसिफाइड है, यानी कि पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड है कि किसका कौन सा सोर्स होगा इनकम का। Different tiers of government and each tier has its own jurisdiction in matters of legislation, taxation and administration। यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी रूल कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल कर रही है और सेम लोगों पे रूल कर रही है, लेकिन इनका जो एरिया है वो डिफरेंट होता है। और जितने भी हमारे एरियाज हैं, जितने भी मैटर्स हैं, उसको 3 लिस्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ये हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। हमें पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट, तीनों लिस्ट के डिफरेंट मैटर्स हैं और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो भी डिफरेंट है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो गवर्नमेंट है, यानी जो लेवल पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी ये पावर है, ये अथॉरिटी है, तो ये सब कुछ कहाँ डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड है कि इनका रिवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा या इनकी ये वाली पार्ट्स है। Next है the fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। यानी कि अगर कोई भी चेंज लाना है, किसी भी लॉ में चेंज लाना है, किसी भी प्रोविजन में चेंज लाना है, प्रावधान में चेंज लाना है, तो कोई भी एक सिंगल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं कर सकती है। लास्ट है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, यानी झगड़े हो जाते हैं या फिर व्यूज मैच नहीं करते हैं, ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, तो इसमें जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, वो अंपायर की भूमिका निभाएगा, वो अंपायर का रोल प्ले करेगा और उस और जो उनका डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करेगा। फेडरलिज्म के हमने फीचर्स देख लिए, डेफिनेशन देख ली। अब फेडरलिज्म के टाइप्स देखते हैं। जो फेडरलिज्म है ये दो तरह का होता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी कंट्री बनाती हैं। इनमें जितने भी स्टेट्स होते हैं उसमें इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर उन सभी की इक्वल पावर्स होंगी, अनइक्वल पावर्स नहीं होंगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी भी इक्वल पावर्स है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट्स की इक्वल पावर है, बल्कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वल पावर्स है। इनके हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। वहीं अगर हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात करें तो एक जो बड़ी कंट्री होती है वो डिवाइड हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी जो है स्टेट्स बन जाती हैं और वो आपस में मिलकर रूल करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर। जितने भी स्टेट्स होती हैं यहाँ पर अनइक्वल पावर्स होती हैं। हमें पता है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसके अपनी ही अलग पावर है, यानी कि उसकी ज्यादा पावर है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे अलग अलग जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के पास। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, यानी कि कोई भी मैटर है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है। जैसे कि हमें पता है इसमें एग्जाम्पल इंडिया, बेल्जियम और स्पेन और ऐसे और भी देश हैं। तो ये हमने पढ़े इसके दो टाइप्स, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, की ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो हमारा इंडिया है क्या वो फेडरल कंट्री है या नहीं है। यानी कि जितनी भी ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं अभी फीचर्स में, ठीक है, ये हमारी इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है या नहीं बनाता है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल बनाता है। ये जो फेडरल कंट्री है, जो सिस्टम है हमारे इंडिया में है। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा लोकल गवर्नमेंट।
यानी कि इसका फर्स्ट फीचर जो है वो क्लियरली जो है इसको कर रहा है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसके पास जितनी भी पावर्स है, ठीक है, वो कहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जितना भी सब कुछ उनकी पावर्स एंड अथॉरिटी है वो सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है हर एक लेवल का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका लोकल गवर्नमेंट है, सबका ही जो है स्पेसिफाइड है, क्लियरली डिफाइंड है, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में। और हम जानते हैं कि इंडिया एक क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यानी कि एक जो देश है इसमें जितनी भी अलग अलग स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट्स में जो है इनको बांटा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रूल करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे इंडिया में कोई भी बेसिक लॉ में चेंज लाना है, ठीक है, तो वो कोई भी एक गवर्नमेंट या एक जो अपर हाउस या लोअर हाउस मिलकर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, 2/3 वोट्स की नीड होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। साथ ही साथ हमारे पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं तो उसमें 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ स्टेट्स को वो बिल जो है पास करना पड़ेगा, तभी कोई चेंज आ सकता है बेसिक लॉ में। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है किन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो फैसला कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, वो डिसीजन लेगा। हमने ये लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, हमारा लास्ट पॉइंट कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे, तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वही अपना डिसीजन सुनाएगा और वही इन दोनों के लिए बाध्य होगा, यानी कि उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं, यानी कि जितने भी मैटर्स हैं उनको 3 लिस्ट में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे टोटल है 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जिसमें जो फैसला लेगी वो कौन लेगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और इसमें हम मैटर्स देख सकते हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गई, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना सब्जेक्ट्स है, 97 सब्जेक्ट्स है। फैसला कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। और इसमें कैसे कैसे हम मैटर्स देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है मैटर्स, सब्जेक्ट्स यानी वो नहीं जो आपके स्कूल में लगे हुए हैं, सब्जेक्ट का मतलब है मैटर्स, यानी कितने फील्ड्स में जो है जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में होते हैं टोटल 66 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि इसमें क्योंकि स्टेट लिस्ट है, ठीक है। जैसे हम इसमें मैटर्स देख सकते हैं, पुलिस का हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, और ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं। लास्ट दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें दोनों गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर जो है डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज और अडॉप्शन, ठीक है। तो ये जितने भी मैटर्स हैं ये सब डिवाइड कर दिए गए हैं बिटवीन अमंग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ के अलग अलग लोगों ने जो है डिमांड की थी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट स्टेट्स को बनाया जाए, ठीक है। और ये काफी हद तक कारगर भी सिद्ध हुआ, यानी कि उन स्टेट्स का जो डेवलपमेंट है वो काफी हद तक अच्छा रहा। तो एक बार जो हमारी इंडिया है इसकी लैंग्वेज पॉलिसी पर नजर डाल लेते हैं कि क्या दी हुई है। हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। लेकिन जो इंडिया है वो जो हिंदी है ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि 40% यानी कि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 40% जो है वो हिंदी बोलते हैं यहाँ के लोग। 22 लैंग्वेजेस जो है रिकॉग्नाइज्ड है, ये शेड्यूल लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर कोई भी एग्जाम होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कराया जा रहा है तो कैंडिडेट जो है वो 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेजेस ऑप्ट कर सकता है, यानी कि जो उसको लगता है कि उसके लिए सही वो लैंग्वेज है, उसमें वो कंफर्टेबल है, तो वो लैंग्वेज यूज कर सकता है। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे ही स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और अगर कोई भी काम कराया जा रहा है, कोई भी काम है बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द इंटर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा वर्क है तो लैंग्वेज कौन सी यूज होगी, तो इंग्लिश को मीडियम लिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम पे यूज होगी। तो यही थी हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि जब देश आजाद हुआ तो सेंटर और स्टेट के कैसे रिलेशन थे। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो
हमारे यहाँ पे एक पार्टी थी, दैट इज कांग्रेस पार्टी, तो वो ही सेम पार्टी जो है रूल करती थी सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, ठीक है। और वो कोई भी उस टाइम पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट थी नहीं, तो कोई भी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिस यूज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अपने हिसाब से जो है पूरा कामकाज देख रही थी। लेकिन 1990 में क्या हुआ कि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जीती थी, क्योंकि उस टाइम पे 1990 तक अलग अलग जो पार्टीज है वो उभर कर, जो लोकल पार्टीज है वो उभर कर आ रही थी। तो 1990 तक ऐसी कोई भी सिंगल पार्टी नहीं थी कि जिसको जो है मेजोरिटी मिल सके। तो वही एक ऐसा टाइम था जो कि कोलिजन गवर्नमेंट का था, यानी कि गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार वो होती है जिसमें एक गवर्नमेंट, जो एक पार्टी है वो सरकार नहीं बना सकती। तो क्या होता है, अलग अलग जो पार्टियां हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज जो है वो मिलकर सरकार बनाती है। तो यही था उस टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट का था। स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल ऑटोनोमसली बिकम पावरफुल। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से रूल कर सकती थी, और इसलिए काफी डिफिकल्ट हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था कि वो डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट दिया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम इस पिक्चर के थ्रू देखें तो हमें इस पिक्चर के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि जो पावर्स है वो डिवाइड की गई हैं, ठीक है, यानी कि जो पावर्स हैं वो आगे आगे और ट्रांसफर की गई हैं, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मान लेंगे, ठीक है, इसको स्टेट गवर्नमेंट मान लेंगे, और जो लास्ट है ये लोकल गवर्नमेंट मान लेंगे। तो क्या किया गया है इसमें, पावर्स कहाँ से ली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई है और स्टेट गवर्नमेंट से ली गई है, और किसको दी है, लोकल गवर्नमेंट को दी है। तो यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट। When power is taken away from central and state government and given to the local government, it is known as decentralization. It is called decentralization. यानी कि जो powers हैं वो कहाँ से ली गई है, सेंट्रल से ली गई है, स्टेट से ली गई है, और किसको दे दी गई है, लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, यानी कि अब ये मैंडेटरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है कि रेगुलर इलेक्शंस कराए जाएं, यानी कि टाइम टू टाइम जो है इलेक्शंस कराए जाए, कहाँ, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में। अब सीट्स जो है वो भी रिजर्व कर दी गई हैं इलेक्टेड बॉडीज में। वुमेन के लिए भी इसमें एक प्रोविजन है कि कम से कम 1/3 जो जितनी भी सीट्स हैं, ठीक है, उसका 1/3 जो है वो किसके लिए रिजर्व होगा, वुमेन के लिए रिजर्व होगा। और क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसकी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो ऐसे ही इसमें भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको बोला गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये बनाया गया है ताकि ये इलेक्शन कंडक्ट करा सके, पंचायत के भी और म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करा सके और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करा सके। लास्ट दिया हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, यानी कि अब ये जो है रिक्वायरमेंट बन चुकी है, अब ये नीड बन चुकी है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपना रिवेन्यू का कुछ शेयर जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ शेयर करना पड़ेगा, उनका जो रिवेन्यू है वो शेयर करना पड़ेगा ताकि वहां पे भी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो पावर्स है वो सेंट्रल से ली गई है, स्टेट से ली गई है, और कहाँ दी गई है, लोकल गवर्नमेंट उनको दी गई है। So this is all about this chapter. If you like this video, this lecture, so please don't forget to like and share this video, subscribe to the channel Udgam Parshana, and yes, please don't forget to press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.